गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस बेरोज़गारी के दौर में हम लोग जानेंगे कि बिहार में आ गया है बम्पर वैकेंसी। 11,000 पोस्ट बिहार एसएससी के द्वारा लाए गए हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। अगर आप लोग अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसको भर लीजिए जल्दी से। ये फॉर्म जो है इंटर लेवल पे लाया गया है, इंटर लेवल का एग्ज़ाम है जो कि हर वो स्टूडेंट जो अभी इंटर पास किए हैं, 12th पास किए हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि योग्यता और क्या चाहिए, इंटर के अलावा और क्या चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट हैं इस बिहार एसएससी के जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार कौन कौन सा पोस्ट है और कब तक आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्या पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, कितना, और एज जो है वो कितना चाहिए होगा, जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, मिनिमम एज है वो कितना है, ये सभी चीज़ें जो हम लोग देख लेते हैं आज। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लाया गया है वैकेंसी। इंटर स्तरीय पदों पे है, यानी कि इंटर लेवल का एग्ज़ाम है। इंटर जो पास किया उनके लिए है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 27 सितंबर से, लगभग 1 महीना हो चुका है और 11 नवंबर तक ये चलने वाला है। यानी आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, अंतिम तिथि है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर से पहले आप लोग जो है फॉर्म भर लें। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन माध्यम से भरा जाना है, ऑनलाइन भरा जाएगा। किसी भी कैफ़े में भरा जा सकता है या खुद के मोबाइल से भी भरा जा सकता है। ठीक है, फॉर्म जो है वो अपने मोबाइल से भी भरा जा सकता है या कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो है सीट है, किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें निम्न वर्गीय लिपिक का पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक का मतलब होता है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, एलडीसी का पोस्ट है। यही एलडीसी आगे चल के यूडीसी या बड़ा बाबू हो जाता है, जो हम लोग कहते हैं कि किसी भी डीएम के बड़े बाबू हैं या फिर किसी ऑफिस के बड़े बाबू हैं। तो ये पहले होते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क, बाद में हो जाते हैं अपर डिविजनल क्लर्क। तो कौन कौन से विभाग के द्वारा है, जैसे पथ निर्माण विभाग के द्वारा है, फिर एलडीसी मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग में, एलडीसी गृह विभाग में, बहुत सारे विभाग में। यहाँ पे पोस्ट संख्या देख सकते हैं, 38 पोस्ट, 340 पोस्ट, 19 पोस्ट। ये जो एलडीसी का पोस्ट होता है ये लेवल 2 का पोस्ट होता है। लेवल 2 का मतलब है कि यहाँ जो सैलरी होती है वो 20,000 से शुरू होती है। 20,000 बेसिक होता है, बाकी इसमें अगर आपका हाउस का जोड़ दिया जाए और आपका महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए, ठीक है, सारा चीज़ अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो 30,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 30,000 के आसपास होता है। ठीक है, तो एलडीसी के बहुत सारे पोस्ट हैं। निम्न वर्गीय लिपिक के अलग अलग विभाग के बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक श्रम संसाधन विभाग है, निम्न वर्गीय लिपिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। लेकिन इसमें एक और चीज़ चाहिए होता है, जैसे कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान। कंप्यूटर चलाने आना चाहिए आपको, और कंप्यूटर टंकन का मतलब होता है कि कंप्यूटर पे टाइपिंग जो है वो आना चाहिए। बहुत लोगों को इंग्लिश टाइपिंग आता है और बहुत लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों आता है। तो जिनको आता है उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जिनको कंप्यूटर आता है या टाइपिंग आती है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, उनके लिए ही है, ऐसा नहीं है। जिनको नहीं आता है वो भी फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई ऐसा एलडीसी का भी पोस्ट है जहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो निम्न वर्गीय लिपिक के ही हैं, एलडीसी के पोस्ट हैं। देखिए, एलडीसी में होता क्या है कि आप किसी विभाग में, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, तो ब्लॉक में एक बीडीओ के अंदर एक एलडीसी होते हैं और सीओ साहब का एक एलडीसी होते हैं, फिर और भी बहुत सारे एलडीसी होते हैं। और बहुत ही नॉर्मल सा काम होता है, पत्र लिखना होता है, पत्र टाइप करवाना होता है, साइन करवाना होता है ना। ज़्यादातर टाइम जो है ये लोग काफ़ी आराम का पोस्ट है, बहुत ज़्यादा काम जो है इस पोस्ट पे नहीं होता है। कोई बाहरी ड्यूटी जो है वो नहीं लगाया जाता है। ऑफिस वर्क है 10 से 5 और लोग तो 4 बजे ही निकल जाते हैं, तो 10 से 5 का हम लोग कह सकते हैं कि ऑफिस वर्क है। तो बहुत ही अच्छा काम जो है वो होता है, महिलाओं के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट वही दिख रहे हैं, एलडीसी के हैं। फिर ये देखिए, फाइल एरिया निरीक्षक का, ये लेवल 4 का पोस्ट है, यानी कि यहाँ सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगा। जो बेसिक सैलरी वो 25,000 के आसपास है और सब जोड़ उड़ के जो है मंथली 35,000 जो है सैलरी वो हो जाएगा। तो फाइल एरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग का ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 69 पोस्ट है यहाँ पे।
इनका काम जैसे फाइलेरिया जो बीमारी होता है, हाथी पाँव बोलते हैं गाँव में, तो हाथी पाँव जो है उसका निरीक्षण करना है कि फैलाव ना हो ज़्यादा। स्कूलों में एल्बेंडाजोल का टैबलेट वगैरह जो बांटा जाता है फाइलेरिया का, तो वो सब देखना, वो सब का निरीक्षण करना। ठीक है, निरीक्षण का काम है, तो ये काम जो है ये अच्छा है। इसमें आपको कोई कंप्यूटर का ज्ञान भी नहीं मांगा गया है, केवल इंटर का होना चाहिए। और इंटर जो है आपका विज्ञान विषय से है तो और भी अच्छा है। ठीक है, विज्ञान विषय से अगर इंटर है तो फिर आप जो है इसमें आगे फाइलेरिया निरीक्षक आपका हो सकता है। नेक्स्ट है सहायक अनुदेशक टंकन। ये देखिए कहाँ का है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यानी कि सीधे पटना पोस्टिंग है। ये भी लेवल 4 का है और पटना पोस्टिंग है सहायक अनुदेशक टंकन। लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश का टंकन आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है वो आना चाहिए। लेवल 4 का जॉब है, 35,000 मिनिमम सैलरी रहेगा और सीधे पोस्टिंग जो है वो पटना मंत्रिमंडल सचिवालय में होगा। नेक्स्ट है निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, ये आपदा विभाग में होगा। यहाँ पे एलडीसी होंगे आपदा विभाग के। फिर राजस्व कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी का बहुत सारा पोस्ट है। देखिए 3549 पोस्ट जो है वो राजस्व कर्मचारी का पोस्ट है। ठीक है, ये राजस्व कर्मचारी जो होते हैं ये राजस्व विभाग के अंदर में आते हैं और ये भी एक अच्छा पोस्ट होता है, मगर ये थोड़ा फील्ड वर्क है। ठीक है, फील्ड का काम है। आप एक पंचायत के या 2 पंचायत के भी, अगर पंचायतों में राजस्व कर्मचारी की कमी है तो 2-3 पंचायत में भी एक राजस्व कर्मचारी होता है। उसका काम वहाँ का ज़मीन, जो लोग जैसे ज़मीन एक दूसरे का म्यूटेशन करवाने आते हैं, तो ये सारा काम जो है वो राजस्व कर्मचारी देखते हैं। तो ये भी जॉब काफ़ी अच्छा है, मगर थोड़ा फील्ड का काम है क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत सचिव। ये भी ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। पंचायत सचिव लेवल 3 का पोस्ट है, जबकि राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का पोस्ट है। ठीक है, पंचायत सचिव जो है इसका फील्ड का भी काम है और ऑफिस का भी काम है पंचायत सचिव का। राजस्व कर्मचारी के लिए आपको कंप्यूटर ज्ञान नहीं मांगा है, बल्कि पंचायत सचिव के लिए कंप्यूटर पर टंकन आना चाहिए और एमएस ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर एलडीसी अलग अलग विभाग के बहुत सारे एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक, अलग अलग विभाग से बस निम्न वर्गीय लिपिक के जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा आए हैं और कुछ मंत्रिमंडल सचिवालय का पोस्ट है। यहाँ पे देखिए टंकक सह लिपिक मंत्रिमंडल सचिवालय, यानी कि सीधे पटना का पोस्टिंग है लेवल 4 का। ये सब जो है अच्छा पोस्टिंग है। निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि ये जो बिहार एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी लाई गई है ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। 11,098 वैकेंसी लाया गया है एक बार में। ठीक है, और 11,000 लोगों को जो है एक साथ यहाँ पे जो इंटर सिर्फ पास किए हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आरक्षण की क्या व्यवस्था है ना, क्या आरक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो आरक्षण का व्यवस्था ये है कि आरक्षण के लिए आपको जब फॉर्म आप भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे किस कैटेगरी में आरक्षण चाहिए, ओबीसी में चाहिए, ईबीसी में चाहिए, एससी एसटी या फ्रीडम फाइटर। अगर आपके स्वतंत्रता सेनानी के आप पोते पोती हैं, नाते नाती हैं, तो आपको मिल जाएगा आरक्षण। ठीक है, या दिव्यांगता के आधार पे आरक्षण, या फिर आप पहले से जॉब में हैं तो उसके आधार पे आपको अधिमानता दी जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ फॉर्म भरते समय मेंशन करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आरक्षण जो है वो दे होगा। अगर डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया है, सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी से ही पास किया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण जो है वो केवल बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा। अगर बाहर के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वो ध्यान दें, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उनको किसी तरह का कोई आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही दे है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे है। इसका मतलब कि आपको निवासी प्रमाण पत्र भी उसमें फॉर्म में अपना डालना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि जाति आय निवासी, ये 3 चीज़ हमेशा बनवा के रखना चाहिए। 3 चीज़ जो है जाति आय निवासी, ये यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, उसके आधार पे आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन सा आरक्षण है देखते हैं हम लोग। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपको एससी एसटी हैं तो एससी एसटी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ओबीसी हैं तो ओबीसी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है।
जाति प्रमाण पत्र जो आपके पास होगा वो आपके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, है ना। जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ एक क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है वो मांगा जाता है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे और साथ साथ में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, और दोनों पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। और ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना है तो फिर वहाँ पे फॉर्म, ये वाला फॉर्म जो है ये भरना पड़ता है, स्वघोषणा, ये वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा बाद में, इसको आप लोग उतना मत सोचिए। फिलहाल जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है वो आपको बनाना होगा अपने पिता के नाम से, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों, जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके पास कम से कम जो सर्टिफिकेट होगा दिव्यांगता का वो 40% दिव्यांगता उनका होना चाहिए ना। अगर 40% से कम दिव्यांगता है तो दिव्यांगता का जो उनको आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। तो एटलीस्ट उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट में 40% दिव्यांगता जो है वो होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, थर्ड जेंडर लोग हैं, उनको भी ओबीसी मान करके ओबीसी वाला जो लाभ है वो दिया जाएगा। थर्ड जेंडर लोगों को भी ओबीसी का जो आरक्षण है वो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियों को 2% आरक्षण दिया जाना है। आपको जिस भी तरह का आरक्षण चाहिए होगा उसके लिए आपको जो आरक्षण का, आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहले तो आपको फॉर्म भरते समय ही उसको स्कैन करके डालना होगा, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर के जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उम्र सीमा। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो एटलीस्ट 18 साल तो होना ही चाहिए। बहुत लोग इंटर किए हैं और अभी 17 है, 16 में ही इंटर कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं। एटलीस्ट न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 18 होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 को आपकी 18 पूरी जानी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु जो है वो 18 होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो जनरल मेल के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, ओबीसी मेल फीमेल के लिए 40, ओबीसी मेल हो या फीमेल 40, जनरल मेल है तो 37 और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 है। तो ये अधिकतम आयु सीमा है, इसको भी आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है परीक्षा शुल्क, कि परीक्षा शुल्क जो है वो क्या होगा। तो परीक्षा शुल्क जो है सामान्य पिछड़ा वर्ग यानी सामान्य वर्ग, जनरल, ओबीसी के मेल के लिए 540 रुपया है, SC ST के लिए 135 रुपया है जो बिहार के निवासी हों, सभी श्रेणी के दिव्यांग लोगों के लिए भी 135 रुपया है, महिलाओं का भी 135 रुपया, चाहे महिला जनरल हो या कोई भी हो, 135 रुपया है, और बिहार राज्य से बाहर के महिला पुरुष हैं तो उनका 540 रुपया है, क्योंकि उनको तो किसी प्रकार का आरक्षण है नहीं, तो उनका भी जनरल की तरह ही 540 है, ठीक है। जनरल मेल का भी 540 है, ओबीसी मेल का भी 540 है, ओबीसी ईबीसी फीमेल, जनरल फीमेल इनका 135 रुपया है। तो फीमेल को यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, थोड़ा कम तो उनको पैसा लगता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जो है वो किया जा सकता है 9/11 तक, ठीक है, 9/11 तक, जबकि फॉर्म जो है वो 11/11 तक जो है भरा जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लीजिए, अब ज़्यादा समय जो है नहीं है, लास्ट टाइम पे नहीं करना चाहिए, सर्वर इशू होता है, तो पहले ही कर लीजिए। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो परीक्षा की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 150 सवाल रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुल मिला के जो है 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 600 मार्क्स का, ठीक है। और इसके लिए आपको समय जो है वो 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, 2.25 घंटे दिए जाएंगे। हर गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब बिहार SSC में नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग, हर गलत उत्तर पे 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। पूछा क्या जाने वाला है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन मतलब नॉर्मल GK जो करंट चल रहा है, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, गणित, मैथ्स, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग,
ठीक है। अब सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ के जाना है आप लोग को, जीके में क्या पढ़ना है, जीके करंट अफेयर्स तो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप लोग इसका ये देख लेंगे, सिलेबस देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगी क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ पढ़ रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी रहेगा। तो देखिए सिलेबस में क्या कहता है कि प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा वर्तमान घटना से संबंधित और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, है ना, करंट जो भी चल रहा है, डेली करंट्स आपको जानना होगा, डेली न्यूज़ क्या चल रहा है, ठीक है। बिहार, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ विशेष रूप से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। बिहार में क्या हो रहा है, नया क्या हुआ है, ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे अभी नोबेल प्राइज़ मिला है हाल फिलहाल, तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, जो भी ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, कोई नया पुस्तक का विमोचन हुआ है, किसी ने नई किताब लिखी है, कोई पुराना किताब भी पूछा जा सकता है, हिटलर की किताब, गांधी जी की किताब, है ना, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ठीक है, एशियन गेम्स हो चुका है, अभी चल रहा है ये चल रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये सब भी पूछा सकता है। महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये सब पढ़ना कहाँ से, एक तो डेली करंट पढ़िए और दूसरा करंट अफेयर्स का बुक आता है, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका बुक आता है, जैसे कि एडिटोरिया है उसका एक बुक आता है एडिटोरिया का, तो उसमें बुक में ये सब चीज़ें अलग से मतलब कि बताया हुआ है, पुस्तक करके पूरा पुस्तक का मतलब लिस्ट दिया हुआ है, लिपि करके लिस्ट दिया हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार करके भी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग थोड़ा याद कर लेंगे बुक खरीद के, तो ये अच्छा होगा। इसके बाद भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी देशों का इतिहास क्या रहा है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमिक्स, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रमुख संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, भारत का संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। मतलब जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत वो पूछा, उसमें से पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्मली समझ लीजिए 10th तक का क्वेश्चन रहेगा, 10th लेवल का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथ्स में वही 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैट्रिक लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें रहेगा जैसे कि मैथ्स में देख लीजिए लाभ हानि रहेगा, प्रॉफिट लॉस, ये पूरा चैप्टर ही बना लीजिएगा, ब्याज, औसत, ठीक है, एवरेज वाला चैप्टर, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत, रेशियो, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, अलजेब्रा, दशमलव और भिन्न, डेसिमल, ठीक है। मानसिक क्षमता जांच में हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग का जो है पूरा बुक ही बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 600 में 600 नंबर लाना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम अगर जो जनरल वर्ग के कोई व्यक्ति हैं वो अगर 40% नंबर भी लाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब 600 का 40% कितना होता है, 240, ठीक है। अगर 240 भी लाते हैं तो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा जनरल वर्ग का। और महिलाएं जो हैं वो 32% अगर लेकर आती हैं तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 200 वो लेके आएंगी तो उनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि ज़्यादा लाने का सोचना है ताकि मेरिट में जो है वो नाम आए, अच्छा जो पोस्ट है वो आपको मिले, है ना, ज़्यादा लाने का सोचना है। बाकी क्वालिफाइंग तो 240 भी लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद और जो बात है वो बस इतना ही है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 27/9 से शुरू हो चुका है और 11 नवंबर तक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है आवेदन भर दें। बाकी नीचे जो दिया हुआ है इसको भी लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ लीजिए कि आप लोग को जो है मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है वो देना होगा। सभी अभ्यर्थी जो है अपना कोटि कैटेगरी सही से भरेंगे, कैटेगरी माने जनरल हैं, ओबीसी हैं, ऐसा नहीं कि आप बीसी हैं और ईबीसी भर दिए,
है ना। तो ये सब गलती नहीं करना है। गलती करने पर कोई भी त्रुटि होगा तो आयोग जो है वो जिम्मेवार नहीं होगा इस चीज़ का। तो आपको खुद से ध्यान से भरना है। जो दिव्यांग लोग हैं उनका 40% दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होना चाहिए। लाइव फ़ोटो यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। लाइव फ़ोटो डालने का मतलब है कि मोबाइल से, शुरू में मैंने बताया कि मोबाइल से फॉर्म भरा जाएगा, मगर क्योंकि यहाँ लाइव फ़ोटो ले रहा है तो लाइव फ़ोटो के लिए फॉर्म जो है वो मोबाइल से नहीं होगा, आपको लैपटॉप से जो है इसको भरना पड़ेगा। बाकी जो भी वैध कागजात है, प्रमाण पत्र हैं, ये आपको समेट के अपने पास रखना होगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी ज़रूरत होगी, जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं आपके पास, ठीक है। तो ये टोटल जो है आप लोग का इससे संबंधित है। बाकी यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 27/9 से 11/11 तक है। 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक जो है उस दिन चलेगा। लेकिन आप लोग अभी भर लीजिए कि उतना लेट तक जो है वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में सर्वर डाउन और भी बहुत सारा इशू जो है वो हो जाता है। बाकी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है। एटलीस्ट जो लोग जो फ्यूचर का तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अदर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये फॉर्म भरें। क्योंकि इसमें जो मैथ्स, रीजनिंग, करंट्स पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अगर उसकी तैयारी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में फ़ायदा करेगा। वो आपको दूसरे एग्ज़ाम में यूपीएससी के सीसेट को क्लियर करने में मदद करेगा। तो आपका एक तरह से जो है तैयारी हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम, आपका तैयारी यूपीएससी का हो जाएगा, बीपीएससी का हो जाएगा अगर आप मैथ्स रीजनिंग यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम में बैठें, अपीयर हों, देखें कि क्या होता है, किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है। प्रैक्टिस जो है वो बना रहना चाहिए एग्ज़ाम देने का और लगातार पढ़ते रहने का, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप लोग को शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए, और आगे इससे रिलेटेड अपडेट आते रहेगा और आप लोग जो है इसकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।